नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कृषि परिक्रमा में आप सभी का स्वागत। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि के विकास में महिलाओं का योगदान काफी अहम है। भारतीय जनगणना 2011 सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं खेती के व्यवसाय से जुड़ी हैं और गांव में महिलाएं न सिर्फ घर का पूरा कामकाज संभालती हैं, परिवार के सभी सदस्यों की देखभाल भी करती हैं। महिलाओं की कृषि में सहभागिता क्षेत्र विशेष की खेती पर निर्भर करती है, फिर भी उनके योगदान को नकारा नहीं जा सकता। तो आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। गांव में जीवन यापन का सबसे महत्वपूर्ण घटक कृषि है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की कुल जनसंख्या का करीब 70% हिस्सा गांव में बसता है। और इन लोगों की आमदनी और जीवन यापन का मुख्य स्रोत कृषि और पशुपालन है। गांव में कृषि कार्य हो या पशुपालन, महिलाओं की भूमिका पुरुषों के मुकाबले अग्रणी है। कृषि क्षेत्र के विकास में महिलाओं का अहम योगदान है। आर्थिक रूप से सक्रिय 80% महिलाएं कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनमें से लगभग 33% मजदूरों के तौर पर और 48% स्वनियोजित किसानों के तौर पर कार्य कर रही हैं। NSSO की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 18% खेतीहर परिवारों का नेतृत्व महिलाएं ही करती हैं। कृषि कार्यों के साथ साथ महिलाएं मछली पालन, कृषि वानिकी, पशुपालन और मधुमक्खी पालन जैसे कार्यों में भी बखूबी अपना योगदान दे रही हैं। फसल की पैदावार के हर महत्वपूर्ण काम में महिलाओं का अहम योगदान रहता है। पशु प्रबंधन में भी महिलाएं प्रमुख योगदान दे रही हैं। गाय और भैंसों के पालन में महिलाएं रोजाना 3 से 6 घंटे तक श्रम करती हैं। महिला किसानों को सुदृढ़ करने के लिए सरकार भी लगातार प्रयासरत है। खेतीबाड़ी में महिलाओं को आगे बढ़ाने और प्रोत्साहित करने के लिए पिछले 6 वर्षों में सरकार ने काफी सराहनीय कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का कुल 30% हिस्सा महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा गया है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन की ओर से भी महिलाओं के विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर और तकनीकी प्रशिक्षण देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है। यानी सरकार की ओर से महिला किसानों के लिए काफी कुछ किया जा रहा है। इसके अलावा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से पूरे देश में 645 कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। इन केंद्रों में किसानों को खेतीबाड़ी, पशुपालन और खेती से जुड़ी नई तकनीकों और शोधों की जानकारियां दी जाती हैं। स्कीमों के बारे में जानकारी देने के लिए महिलाओं के लिए कई तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलाए जाते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और केंद्रीय कृषिरत महिला संस्थान भी महिला किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने, उनके विकास और उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सराहनीय कार्य कर रहा है। कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और अपने अगले सेगमेंट कृषि साहित्य गतिविधि खंड में पराली प्रबंधन आज की जरूरत बन गई है और आपकी इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर राजवीर सिंह, निदेशक एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट लुधियाना, आपको बताएंगे कि विभिन्न पुस्तकों से जानकारी प्राप्त करके आप अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं और कर सकते हैं आसानी से पराली प्रबंधन। तो आइए देखते हैं इस पर ये खास रिपोर्ट। खेतों में फसल अवशेष जलाकर नष्ट करने से वातावरण में प्रदूषण बढ़ता है।
ऐसा करने से जमीन का कटाव बढ़ता है और सांस की बीमारियां बढ़ती है। कुछ समय पहले तक किसान पारंपरिक तरीके से खेती किया करते थे। इसमें पशुओं का भी एक खास योगदान था, क्योंकि पशुओं के लिए चारा चाहिए होता था। उस समय गेहूं और धान के अवशेष चारे के रूप में उपयोग होते थे। लेकिन मौजूदा दौर में खेती किसानी में कृषि मशीनों का चलन बढ़ा है। नए हार्वेस्टर, रीपर जैसी फसल काटने की मशीनें चलन में आ गई हैं। ये मशीनें फसल में फल वाले ऊपरी हिस्से को काट देती है और बाकी नीचे फसल का पूरा तना बच जाता है, जिसे फसल अवशेष मानकर अक्सर किसान जला देते हैं। किसानों को जागरूक करने के लिए एक जगह उनको बताया गया, अलग अलग प्रोग्राम किए गए। दूसरी तरफ हमने उनके ज्ञानवर्धन के लिए पब्लिकेशन का सहारा लिया। जैसे ये किताब है पराली की मशीनों द्वारा प्रबंधन, इसके अंदर हमने बहुत सरल भाषा के अंदर, किसान की अपनी भाषा के अंदर ये दिखाया गया है कि किस तरह मशीन वर्सेस मशीन, जो प्रॉब्लम कंबाइन हार्वेस्टर ने हमें दी थी उसका मशीनों के द्वारा इस सॉल्यूशन निकलना है। तो मशीन वर्सेस मशीन के पूरा डिटेल इस किताब में रखा गया, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर किसान को समझाने के लिए। इन चीज़ों को हम अपने हर प्रोग्राम के अंदर बताते भी रहते हैं। इसी तरह जैसे आप देखेंगे कि हैप्पी सीडर मैनुअल, हैप्पी सीडर जो मशीन है उसके कौन कौन से पार्ट है, उसके अंदर क्या करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन है, कितना उसके अंदर सॉइल मॉइस्चर होना चाहिए, उसका पूरा डिटेल इस किताब के अंदर, इस मैनुअल के अंदर हमने हिंदी, पंजाबी और दूसरी भाषाएं हैं उसके अंदर किसानों को बताया था। इसी तरह से हमने हैप्पी सीडर ओनर, उन किसानों का पूरा डिटेल में बताया कि कौन कौन से ऐसे किसान हैं पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर जो अपने पास मशीन रखते हैं, ताकि वो और किसानों को बताया जा सके कि उस एरिया में, आपके एरिया के अंदर उस किसान के पास हैप्पी सीडर, आप उससे कॉन्टैक्ट करें, उसका फोन नंबर, उसका पूरा गांव का नाम, ब्लॉक का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम अच्छी तरह से इसके अंदर इसीलिए रखा गया था। इसी तरह हमारे जितने भी काम हुए और हमारे इस प्रोग्राम के अंदर जितने बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया था, जो लोग हमारे एम्बेसडर थे, उनका भी हमने डिटेल बताया। उनको बताने की कोशिश की कि टॉर्च बीयर का मतलब जो हमारे साथ चले हैं, जिनके पास ज्ञान का और अनुभव दोनों चीजें थी, और उन्होंने किसानों के साथ वार्तालाप की हमारे साथ मिलके, और किसान उसकी बातों पे एग्री हुआ। उन सब का हमने डिटेल के अंदर ना सिर्फ इंग्लिश के अंदर, हिंदी और पंजाबी दोनों के अंदर इस तरह के प्रोग्राम दिए गए। और इसी तरह से आप ये देखेंगे कि बच्चों के लिए भी हमने इस तरह का लिटरेचर तैयार किया, और बच्चों ने क्या क्या काम किया उसके बारे में डिटेल से हमने एनवायरमेंट बिल्डिंग और इग्नाइटिंग यंग माइंड्स, इनके अंदर बच्चों का जो डिटेल्स था, किस तरह से बच्चों ने इस अभियान के अंदर भाग लिया। साल में 2 बार फसल अवशेषों को जलाया जाता है। गेहूं और धान दोनों ही बम्पर पैदावार वाली फसलें हैं। अप्रैल में गेहूं की फसल तो सितंबर अक्टूबर में धान की फसल तैयार हो जाती है, और इसी दौरान फसल अवशेषों को जलाया जाता है। धान की फसल कटने के बाद तुरंत गेहूं की फसल भी बोनी होती है, और इसलिए अगली फसल बोने के लिए खेत भी तैयार चाहिए। हालांकि पराली को खेत में जोतकर गलाने के बाद बेहतर खाद बनाई जा सकती है। फसल अवशेषों को जलाने से वायु प्रदूषण वातावरण की निचली सतह पर इकट्ठा होता है, जिसका सीधा प्रभाव लोगों पर होता है। प्रदूषण हवा द्वारा दूर दूर तक फैल जाता है। ये प्रदूषण ग्रीन हाउस गैस उत्पादन करके मौसम में बदलाव का कारण बनता है। इतना ही नहीं, फसल अवशेष जलाने से वातावरण में खतरनाक रसायन घुल जाते हैं। फसल अवशेष जलाने से स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। थायराइड हार्मोन स्तर में बदलाव होता है। गर्भावस्था के दौरान बच्चे के दिमागी स्तर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। और इसी के साथ ही यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे।
बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि परिक्रमा में। और आइए अब बात करते हैं कृषि शिक्षा रोजगार खंड की। आज आपको हम बताएंगे किस तरह से हमारी कृषि शिक्षा का स्वरूप बदला है। पहले की तुलना में युवाओं का ध्यान कृषि शिक्षा की तरफ आकर्षित हुआ है। और आज इसी पर बात करेंगे IARI के डॉक्टर RVS नागर जी। उनसे क्या खास बातचीत हुई, आइए देखते हैं। डॉक्टर नागर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम कृषि परिक्रमा में। सबसे पहले तो डॉक्टर नागर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कॉम्पिटेंट फैकल्टी जो है वो किस तरह से जो है वो प्रोवाइड करते हैं? देखिए, कॉम्पिटेंट फैकल्टी के लिए उसकी सतत ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपने MSc PhD कर लिया, लेकिन आप देखेंगे कि उसके बाद में भी जो परिदृश्य वो लगातार बदलता रहता है खेती बाड़ी का। तो इसलिए उससे के मुतालिक जो ट्रेनिंग है वो बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए जो ये समर स्कूल है, विंटर स्कूल्स हैं, इनके माध्यम से ट्रेनिंग दी जाती है। सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज हैं, उनके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है। और प्लस इंटरनेशनल एक्सपोजर दिया जाता है। वो 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए विदेशों में जाके भी किसी अच्छी लैब में अपने आप को ट्रेन करके आ सकते हैं। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको आत्मसात कर सकते हैं और फिर छात्रों को उसे अच्छे से समझा सकते हैं। तो ट्रेनिंग एक बहुत बड़ा पहलू है फैकल्टी को अपडेट करने के लिए। दूसरा ज़रूरी है कि शिक्षा की जो गुणवत्ता है और उसकी जो प्रासंगिकता है वो बनी रहे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हमारा सिलेबस है हम उसको जो जिस तरह की हमारी चुनौती है उनके अनुरूप हम उसे बदलते रहें। उदाहरण के तौर पे एक ज़माना था जो हम नहर से सिंचाई करते थे और फ्लड इरिगेशन हम किया करते थे फील्ड्स में। लेकिन आजकल जो पानी की बहुत कमी हो गई है, तो हमने जो नई विधियां हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन की, उनको हम अडॉप्ट करने लगे हैं। और अनार की खेती में बहुत सक्सेसफुल साबित भी हुआ है ड्रिप और इरिगेशन वाला जो प्रोजेक्ट है। दूसरे ये है कि आज के टाइम में हमारी फूड हैबिट्स बदल रही हैं। तो उसके लिए जो प्रोसेस्ड फूड है तो उसकी तरफ को जो फूड प्रोसेसिंग पे बहुत जोर दिया जा रहा है, ताकि हम उत्कृष्ट किस्म के उत्पाद जो हमारे हों और उनकी अच्छी कीमत जो हमको मिल सके। जो तीसरी बात ये है कि जो आज का टाइम है उसमें इंटरनेशनल एक्सपोजर भी बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस छात्रों के लेवल पे हमारे पास 3 फेलोशिप हैं। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस फेलोशिप है, दूसरी हमारे लिए इंडो अफ्रीकन, तीसरी इंडो अफगानिस्तानी। 3 फेलोशिप्स हैं। उनके लोग भी हमारे यहाँ आते हैं, हमारे लोग भी दूसरी जगहों पे जाते हैं। तो इस तरह से इंटरनेशनल एक्सचेंज उसमें होता है। और एक नया प्रोजेक्ट है ऑन हायर एग्रीकल्चर एजुकेशन, उसके माध्यम से ये सारा कार्य संपादित किया जा रहा है। जी, तो ये तो बात हुई फैकल्टीज के बारे में, लेकिन अगर हम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या उनको भी जो है वो फॉरेन एक्सपोजर मिलता है इसमें? हाँ, इसमें एक अच्छी बात ये है कि उनके लिए 3 से 6 महीने तक का किसी भी जो भी अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी है उसमें जा सकते हैं। वहाँ के स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट कर सकते हैं, वहाँ की लैब में बैठ के कुछ जिसमें उनकी रुचि है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। एक तो ये। दूसरी बात मैं ये बताऊँ कि आजकल आप कुछ भी कर लीजिए, अगर उसमें रोज़गार से आप वंचित रह गए तो सब
किया धरा बेकार हो जाता है जी। तो हमारे यहाँ यूजी लेवल पे भी रोजगार हैं, जैसे कि आपकी फर्टिलाइज़र कंपनीज हैं, आपकी सीड कंपनीज हैं, आपकी फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स की कंपनीज हैं, बैंक्स हैं, प्लस जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें बीएससी वालों की खपत है। दूसरा जो हायर एजुकेशन ले लेते हैं, एमएससी कर लेते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, तो पीएचडी वालों के लिए तो अब एआरएस में मिनिमम क्वालिफिकेशन ही पीएचडी हो गया। तो जो साइंटिस्ट हैं वो उसमें लाइन में जा सकते हैं, एसआरबी का जो एआरएस का इम्तिहान है उसको पास करके। और जो दूसरा है यूनिवर्सिटीज़ में, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह वो लग सकते हैं। तो हर दिशा में, हर स्टेज पे उनको जॉब की सहूलियत है। वो एक कृषि ऐसा क्षेत्र है जो कि सदाबहार है इस मामले में, और उसमें जॉब की कोई किल्लत कहीं भी नहीं है। बिल्कुल। तो फैकल्टीज़ के लिए भी जो है वो कॉम्पिटेंट डेवलपमेंट के लिए जो है वो कार्य किए जा रहे हैं, और साथ ही जो हमारे अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनको भी फॉरेन एक्सपोजर के साथ साथ जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी प्रोवाइड की जाती है। इतना ही नहीं, हमारे जो लोग रिटायर हो जाते हैं और कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं, उनको हम एज एमेरिटस प्रोफेसर, एमेरिटस साइंटिस्ट ऐसे करके रिटेन कर लेते हैं, और वो उनका मार्गदर्शन जो हमारे जो छात्र हैं उनके लिए उपलब्ध रहता है। बिल्कुल, क्योंकि उनका जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, वो जो छात्र हैं उनके लिए काफ़ी जो है वो लाभदायक साबित होता है। तो डॉक्टर राजबीर, आपने इतना समय दिया अपना और इतनी अहम जानकारियां जो है वो आपने दी इस विषय के संबंध में, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद ज्योत्सना। और आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मनोरंजन की, यानी सांस्कृतिक झलक की।
हमें उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम काफी पसंद आया होगा और अब फिलहाल के लिए पूरी कृषि परिक्रमा टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।